हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन और पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज का और उसके बाद इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज 40% ऑफ लोग जो हैं जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। स्टैट से हमको पता चल जाता है, सो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जो वर्टिकल प्लेन में होता है। वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या है कि जिस प्लेन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस हॉरिजॉन्टल जो जमीन है इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस लाइन को कंटेन करने वाला, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो वेक्टर है, इसको कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसे वर्टिकल प्लेन कहा जाता है। और इस वर्टिकल प्लेन में यदि सर्कुलर मोशन है तो उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंपल वर्ड टू वर्ड मतलब है इसका सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। इन वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन का मतलब है कि ऐसा प्लेन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेक्टर को कंटेन करता है। लाइक दिस, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास एक प्लेन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस प्लेन में होने वाला जो सर्कुलर मोशन होगा वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहलाएगा। आपने वॉल जो क्लॉक है, वॉल क्लॉक जो है दीवार पे, दीवार घड़ी जो होती है, दीवार घड़ी में जो सुइयां हैं, जो नीडल्स हैं, वो इस तरीके से रिवॉल्व करती हैं, एक तरीके से रोटेट करती हैं। तो उसे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कह सकते हैं कि वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है एक सिंपल पेंडुलम का किस तरीके से होता है। तो यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पेंडुलम। उसके बाद हम पेंडुलम की वैरायटीज देखेंगे कि और कितने तरह के पेंडुलम हैं जो वर्टिकल में सर्कुलर मोशन करते हैं, रेलेवेंट जो होंगे। तो इसमें हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम आप जानते हैं कि एक लाइट स्ट्रिंग जिसका लेंथ L है, उसके सबसे एंड पे एक छोटा सा पार्टिकल अटैच होता है। जिस छोटे से पार्टिकल का मास मैं मान लेता हूं m के बराबर है। जिस रस्सी से ये बंधा है उसकी लेंथ जो है L के बराबर है। और ये जो है आपका पिवट है, ये आपका पॉइंट है जहां से इसको हिंज कर दिया गया है, एक पिवट पॉइंट है। अब मान लीजिए कि इस पोजीशन में बात करूं तो इस पोजीशन में जो रस्सी की वजह से टेंशन लग रहा होगा इस पार्टिकल के ऊपर, तो एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, टेंशन T ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो एक mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा। और अभी ये इनिशियली रेस्ट में है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे T इज इक्वल टू mg होने वाला है। और इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस जो हैं अभी वो 0 के बराबर हैं। इसके ऊपर लगने वाले सारे टॉर्क जो हैं वो 0 के बराबर हैं। इस समय इस पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ये पूरा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ये पूरा सिस्टम इस जगह पर इक्विलिब्रियम में है। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है सिंपल पेंडुलम की। याद रखें, जब भी मैं सिंपल पेंडुलम में इक्विलिब्रियम पोजीशन नाम लेता हूं तो आप समझ जाएं कि ये अपनी सबसे लोएस्ट पोजीशन पर है। इससे नीचे ये नहीं जा सकता है बिना पेंडुलम को तोड़े, बिना रस्सी को तोड़े। तो ये लोएस्ट पोजीशन यानी कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये। अब हम क्या करते हैं कि हम इसे कुछ स्पीड देते हैं u के बराबर। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, इस पार्टिकल का मास है m, ये रस्सी की लेंथ है L, और मैंने यहाँ पे इसको स्पीड दिया u के बराबर। अब स्पीड इसे देंगे तो ये क्या करेगा, आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो है ये सीधा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बिकॉज ये रस्सी से बंधा हुआ है तो रस्सी इसे सीधा जाने नहीं देगी। रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी खींच नहीं सकती है, रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ सकती है। तो ये बेचारा क्या होता है, ये एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में ये ट्रेवल करता है। ये बात सब समझ गए, बिकॉज रस्सी की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिलता है और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है। और मैंने माना कि ये एंगल थीटा मूव करने के बाद ये एंगल कितना ट्रेवल कर चुका है, थीटा। यहां से यहां पहुंच गए, एंगल हो चुका है थीटा,
और मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड इस समय पर हो चुकी है v के बराबर। इसकी स्पीड हो चुकी है v, पहले यहां था स्पीड थी u, यहां पे स्पीड हो चुकी है v, तो मैं यहां पे लगा सकता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पे लगा रहा हूं मैं अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम दो इंस्टेंट्स के बीच में लगाई जाती है, दो पोजीशंस के बीच में लगाई जाती है। तो एक पोजीशन में लेता हूं ये, दूसरी पोजीशन लेता हूं ये, इन दोनों के बीच में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाला हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे देखें आप कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, और यहां पे भी टेंशन है, पूरे रास्ते में टेंशन लगता आया है, पूरे रास्ते में टेंशन लगता आया है, लेकिन टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है उस समय। तो टेंशन का वर्क डन जो है 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे यदि मैं वर्क डन बाय टेंशन लिख देता हूं तो इसकी वैल्यू 0 आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज हर समय टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे यदि बात करूं, यहाँ पे यदि पार्टिकल है और पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, एंगल डी थीटा चल जाता है, तो हमेशा जो टेंशन है इसके परपेंडिकुलर रहती है। तो मैं कह सकता हूं हर समय पार्टिकल जो है इसके परपेंडिकुलर मूव करता है, तो इसका वर्क डन 0 हो गया। तो टेंशन का वर्क डन 0। और कौन से फोर्सेस हैं, ग्रेविटी का फोर्स है mg जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय mg लिख सकते हैं, और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट अ फैंसी नेम। जो हमारे फोर्सेस हैं टेंशन, ग्रेविटी, नॉर्मल, ये फोर्स ही, ये जाने पहचाने फोर्स ही जब सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं तो इनका कलेक्टिव नाम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया फोर्स नहीं है, ये अपने पुराने वाले भाई लोग हैं। ये यदि ये सेंटर की तरफ लगते हैं तो इन्हें कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए जब हमने इन फोर्सेस का वर्क लिख लिया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अलग से वर्क डन लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो कोई फोर्स है ही नहीं। यही फोर्स जो मिलके यदि सेंटर की तरफ लगते हैं तो उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो ये बात दिमाग में रखें। अब ग्रेविटी का वर्क डन आपको निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है इस सिस्टम के लिए, mg के बराबर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है हम लिख सकते हैं। तो ये यदि L है बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास L cos थीटा। यहां से लेके यहां तक की लेंथ L है, यहां से लेके यहां तक L cos थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। तो नीचे से ऊपर गए हैं, फोर्स नीचे लगा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे और फोर्स mg लग रहा है नीचे, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg L 1 माइनस cos थीटा। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ m ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। इस इक्वेशन से आप स्पीड निकाल सकते हैं, v कितनी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना इसे। तो आप हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एल और प्लस एम जी एल कॉस थीटा। तो यहां से आप हाफ उड़ा देंगे तो आपको मिल जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा। ठीक, और चाहे तो हाफ को ऐसे ही रख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर सी। ठीक है, इतना बहुत है। ये मैं एम वी स्क्वायर निकाला है और आप हाफ से कर ही दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हाफ यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस तरीके से मैंने इसको सजाया है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप नाम दे दीजिए। एक रीजन है, इसका रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। मैंने v की वैल्यू नहीं निकाली है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा देता हूं जिससे मुझे कम याद करना पड़े। तो आप
वर्क एनर्जी थ्योरम हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा। ये बात आप समझ गए, ठीक बात। अब किसी पॉइंट पर मैं टेंशन भी निकाल सकता हूं, कितनी टेंशन है किसी पॉइंट पर रस्सी में, कैसे निकालेंगे? तो ये आपके पास टेंशन, आप जानते हैं कि रस्सी अपने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पर एक पुलिंग फोर्स लगाती है जिसे टेंशन कहा जाता है। तो जब लोएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल था तो इस लोएस्ट पॉइंट पर एक पुलिंग फोर्स लग रहा था T, और यहाँ पे भी जब पार्टिकल पहुंच चुका है तो इसके ऊपर भी एक रस्सी के द्वारा पुलिंग फोर्स लगाया जाता है। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं, इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यदि हम बनाएंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से सिचुएशन। ये पार्टिकल है, यहाँ लग रही है टेंशन, ये एंगल है थीटा और नीचे है mg, ये कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये कंपोनेंट है mg cos थीटा, और इसकी स्पीड जो है इस समय v के बराबर है। तो आप यहाँ देखिए कि सेंटर, इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है, इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ है? दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस जो हैं सेंटर की तरफ, वो किसके बराबर होंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो देखिए बेटा, इस पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? दिस एंड दिस। ये तो सेंटर से दूर की तरफ है, ये सेंटर की तरफ है, तो यहां पे मैं लिखूंगा T माइनस एम जी कॉस थीटा। T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितनी है एम वी स्क्वायर की वैल्यू? ये रही एम वी स्क्वायर की वैल्यू, आप यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां आपको मिल जाएगा T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस 1 बाय एल, हाफ हाफ को हटा देना तो आपको मिल जाएगा यहां से एम यू स्क्वायर माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा। ये रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ से L कहाँ गए भाई? इनके L तो खाई गए हम, तो L जो है ये भी आप यहाँ पे लगा दीजिए L। ठीक, अब इस L को आप अंदर ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा आपको T इज इक्वल टू mg cos थीटा, चाहे रहने ही दो प्लस 1 बाय एल एम यू स्क्वायर माइनस 2mgl प्लस 2mg cos थीटा इंटू एल। अब इस mg cos थीटा को मैं अंदर ले लूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा आपको T इज इक्वल टू 1 बाय एल एम यू स्क्वायर माइनस 2mgl प्लस 3mg cos थीटा इंटू एल, 3mgl cos थीटा। तो ये रिजल्ट जो है आपको टेंशन का मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा निकाल सकते हैं। यू कैन ऑलवेज फाइंड द टेंशन बाय यूजिंग दिस मेथड, कि आप किसी भी समय जब भी आपको टेंशन निकालना हो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में आप उस पे सारे फोर्सेस जो है वो दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए सारे फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं। यदि कोई कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल होगा, रस्सी से कनेक्टेड है तो टेंशन होगा, स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो स्प्रिंग फोर्स होगा, और यदि चार्जेस हैं तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस पर लग रहा हो, कूलम्ब फोर्स लग रहा हो उस पर, और यदि मासेस ज्यादा दिए हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है। कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है। यदि करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में लगा है तो ILB के बराबर फोर्स लग सकता है। तो ये सारे फोर्सेस आपको दिमाग में रखने होंगे कि क्या कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है। तो यदि हम इतनी बात समझ गए कि सारे फोर्सेस की हमें काउंटिंग पता है, कौन कौन से फोर्सेस कब कब लगते हैं, तो हम किसी भी इंस्टेंट पर किसी सिस्टम में बता सकते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं। तो सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए। जो आपकी सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर की तरफ कंपोनेंट्स कर लीजिए, सेंटर से अवे कंपोनेंट्स कर लीजिए। तो सेंटर की तरफ हमें T मिल चुका है, सेंटर से अवे मिल चुका है mg cos थीटा, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, T माइनस mg cos थीटा। ये जो फोर्स हैं सेंटर की तरफ लगने वाले, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हैं, तो mv स्क्वायर बाय r के बराबर या mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर जो है आप इनको पुट कर सकते हैं। हमने ये न्यूटन जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और सर्कल में जब कोई घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है या ओमेगा स्क्वायर r होता है। ठीक, तो ये काम हमने किया है। ये टेंशन आ चुकी है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आ चुकी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि थीटा
एक अक्यूट एंगल है, यदि थीटा एक अक्यूट एंगल है तो क्या होगा? इफ थीटा इज अक्यूट एंगल, बहुत क्यूट एंगल है, यानी कि थीटा लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, ऑफकोर्स यहां पे इक्वालिटी लगा सकते हैं। 0 से 90 के बीच में एंगल है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो हम कह रहे हैं कि वो अक्यूट एंगल है। तो यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी एल प्लस 2 एम जी एल कॉस थीटा। ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें बेसिकली ये बताती है, सिस्टम में ये बता रही है कि पार्टिकल चल रहा है या रुका हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल मूव कर रहा है। और यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल के पास कोई स्पीड नहीं है, पार्टिकल रुक चुका है उस इंस्टेंट पर। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। और यदि मैं टेंशन का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो टेंशन का एक्सप्रेशन देखिए क्या मिलेगा, टेंशन का एक्सप्रेशन मिलेगा 1/L ये मिलेगा आपके पास एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी एल प्लस 3 एम जी कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि जब थीटा अक्यूट एंगल है, इसका मतलब कॉस थीटा जो है वो क्या है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो बताइए, यदि मैं थीटा को 0 से 90 बढ़ाता जाता हूं, जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो सेम है दोनों में, लगभग ये दोनों में सेम है। और ये क्वांटिटी जो है ये क्या, कॉस थीटा पॉजिटिव होने से ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये क्वांटिटी ज्यादा है, ये क्वांटिटी कम है। तो मैं यदि कहूं कि जीरो इन दोनों में से कोई कौन पहले जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं बिकॉज टेंशन की वैल्यू ज्यादा है अक्यूट एंगल वाली रेंज में, तो टेंशन जो है जीरो नहीं होगा, लेकिन स्पीड पहले जीरो हो जाएगी। यदि हम ऐसा करते हैं, थीटा को बढ़ाते हैं 0 से 90, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि स्पीड पहले जीरो होने वाली है, टेंशन जीरो नहीं होगी। स्पीड पहले जीरो होगी, बाद में टेंशन जीरो होगी, क्योंकि टेंशन जो है वो ज्यादा है इससे, यानी कि जीरो की जब बारी आएगी तो टेंशन बाद में जीरो होगा और स्पीड पहले जीरो होने वाली है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन तो आपके पास आ चुके हैं, ये टेंशन है और ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है पार्टिकल के मोशन से, और टेंशन का मतलब होता है कि रस्सी में खिंचाव से। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को जीरो कहता हूं तो इसका मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है, और यदि मैं टेंशन को जीरो कहता हूं तो इसका मतलब है रस्सी में खिंचाव जो है वो जीरो हो चुका है और वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो फर्दर नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए बेटा कि थीटा यदि अक्यूट है तो इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। कॉस थीटा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, नॉन नेगेटिव होने वाला है। और मैं इन दोनों को जीरो करने की बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो चुकी है, इसका मतलब राइट हैंड साइड जीरो हो चुकी है। ये तो हाफ है ही, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो हो चुका है जीरो। यदि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो जीरो हो चुका है तो टेंशन पे देखिए क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी एल प्लस 2 एम जी कॉस थीटा, ये यदि जीरो हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, अभी भी एम जी कॉस थीटा बचता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा बच रहा है यहाँ पे, और कॉस थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो भी जाती है तब भी टेंशन हमारी जो है वो जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं पॉइंट्स कि यदि हम अक्यूट एंगल की बात करें, यदि थीटा एक अक्यूट एंगल है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने के बावजूद भी टेंशन जो है वो नॉन जीरो रहती है इस सर्कुलर मोशन में हमारे एक पेंडुलम के लिए। ठीक, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, टेंशन remains non-zero even when kinetic energy of pendulum becomes zero। इसका मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि यदि आपके पास ये वाली रेंज है, आपके पास थीटा बराबर जीरो का मतलब है कि पार्टिकल यहां पे है, थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब है पार्टिकल यहां पे है। तो इस पूरे रास्ते में
यदि पार्टिकल कहीं रुक भी जाता है तो उसमें टेंशन नॉन जीरो रहती है, और टेंशन नॉन जीरो रहेगी तो वो हमेशा सर्कुलर मोशन करेगा। यदि पार्टिकल मान लीजिए कहीं यहां पर रुक भी जाता है, यदि पार्टिकल यहां पे रुक भी जाता है तो उसमें टेंशन नॉन जीरो रहने वाली है और वो वापस लौट के आ जाएगा। वो वापस लौट के अपने पाथ को जो है वो रिपीट कर लेता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है लौटकर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम इस रीजन की बात करते हैं 0 से 90 डिग्री में, तो हमारा जो पार्टिकल है वो लौट आता है, वो लौट आता है। ठीक है, तो ये बात रहेगी आपको याद। अब हम लेते हैं दूसरा केस कि जब थीटा जो है वो एक ऑब्टूस एंगल है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ थीटा इज ऑब्टूस, थीटा इज ऑब्टूस यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होने वाला है। कॉस थीटा जो है नेगेटिव होने वाला है। तो किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, उसको मैं लिख सकता हूं 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी माइनस 2 एम जी एल कॉस थीटा, यहाँ पे भी एल है। और यहाँ पे मैं टेंशन की बात करूं, टेंशन कितना हो जाएगा आपके पास 1/L एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी एल माइनस 3 प्लस 3, यहाँ पे प्लस है 3 एम जी एल कॉस थीटा। अब मैं कहता हूं कि यदि हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां से थीटा बराबर 90 से थीटा बराबर 180 डिग्री, ये एंगल है थीटा, ये थीटा बराबर 0 है, ये थीटा बराबर 90 है, ये थीटा इज इक्वल टू 180 है। तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं। इस वाले रीजन में यदि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो 0 हो जाता है। और वो 0 में कौन कौन हेल्प कर रहा है, -2 mgl घट रहा है इसमें से, इस पॉजिटिव क्वांटिटी में से ये माइनस हो रही है और ये वाली क्वांटिटी भी माइनस हो रही है। तो ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर दे रहे हैं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है, बिकॉज कॉस थीटा नेगेटिव है, ये नेगेटिव दोनों मिलके इसको खा जा रहे हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है। लेकिन हम यहां टेंशन की बात करें तो 2 mgl नेगेटिव क्वांटिटी है, 3 mgl cos थीटा और बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी है, ये mu स्क्वायर है। तो mu स्क्वायर में से जब ये दोनों चले जाते हैं तो ही 0 हो जाता है, तो यहाँ पे एक और -mg cos थीटा बचता है। तो यदि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो यहाँ इस ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, -mg प्लस mg cos थीटा आपको यहाँ पे बचने वाला है, विच इज ऑल्सो नेगेटिव। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब टेंशन नेगेटिव आ चुकी है आपके पास। और नेगेटिव टेंशन का मतलब है कि रस्सी पहले ही स्लैक, रस्सी तो 0 पे ही स्लैक कर जाती है, नेगेटिव पे तो जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यदि थीटा ऑब्टूस एंगल होता है तो टेंशन पहले 0 हो जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि ये वाले रीजन की बात करें तो इसमें किसी भी पॉइंट पर जब टेंशन 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो टेंशन नेगेटिव आ रही है, टेंशन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो टेंशन बराबर 0 पे ही अपना सर्कुलर मोशन जो है करना बंद कर देता है। तो जब हम बात करते हैं 90 से 180 डिग्री के बीच में, यहां लिख देते हैं when theta is obtuse then kinetic energy remains non-zero even tension is zero होते हुए भी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होती है। इसका मतलब अपना जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन छोड़ देता है लेकिन उसके पास स्पीड रहती है। सर्कुलर मोशन छूट जाएगा लेकिन स्पीड रहेगी, ये बात रट लेनी है आपको। जब हम ऑब्टूस एंगल की बात करेंगे तो टेंशन पहले 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी बाद में 0 होगी, और जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पहले 0 होती है, पार्टिकल पहले रुकता है और सर्कुलर मोशन करता रहता है। वहां पे क्या है कि सर्कुलर मोशन छोड़ देगा लेकिन चलता रहेगा। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिए कि जब थीटा अक्यूट है तो वो सर्कुलर मोशन करता ही रहेगा, वो रुक सकता है लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ेगा। और जब पार्टिकल की बात करते हैं, हम ऑब्ट्यूस एंगल में बात करते हैं, 90 से 180 डिग्री की बात करते हैं, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ सकता है लेकिन रुकना नहीं छोड़ेगा, वो चलता रहेगा, सर्कुलर मोशन
पहले ही छूट जाएगा।